माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए मैंने पिछले वाले क्लास को जहां पर छोड़ा था वहीं से इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था कल नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है भाई। और नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक को मैंने नाम दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच और समझाया भी था कि कैसे इनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पड़ा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इतनी बातों को समझ चुके हैं। और जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट भी किया था आपसे कि आप एक कॉपी बनाओगे और सारे कंटेंट को जैसे जैसे क्लास पढ़ा है उसी ऑर्डर में आप सारे मैटर को नोट डाउन करोगे, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा मैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपसे बात कर लूं, क्योंकि मुझे पता है काफी कम ही बच्चे अपने मन से घर पे रिवाइज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बात कर लूं इसके बारे में। तो मैंने कहा ये नाउन क्या होता है। तो मैंने कहा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी प्लेस का नाम या फिर किसी क्वालिटी का नाम, कंडीशन का नाम या एक्शन का नाम, यही जो नाम होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। और सर प्रोनाउन क्या होता है। तो मैंने कहा कि प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को हटाकर उसकी जगह पर हम प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इनका नीड क्यों है, क्योंकि भाई अगर हम एक ढेर सारा वाक्य लिखे हैं और एक ही शब्द जो नाउन का है अगर वो बार बार आएगा तो पढ़ने में और बोलने में काफी भद्दा लगेगा। इसीलिए पहले वाले नाउन को छोड़कर वाक्य में उसके बाद जितने भी नाउन आएंगे हम सबको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और वहां पर एक वर्ड क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन। और मैंने आपको ये बताया ही था कि प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा नाउन वर्ड से छोटे ही होते हैं और ऐसा जानबूझकर बनाया गया है, ठीक है भाई। और दूसरा कारण ये भी है कि कभी कभी कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके नाम इतने बड़े होते हैं कि अगर उनको हम बार बार लिखते हुए चलेंगे तो उनके बारे में हम जितनी जानकारी दे नहीं पाएंगे उससे कहीं ज्यादा हम उनका नाम लिख देंगे, ठीक है भाई। तो यहां तक मैंने बातचीत किया था, अब मैं क्लास को यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है भाई, इसके बारे में, वर्ब के बारे में। चलें देखें क्या होता है। The words that show action done by a subject is called an is called a verb, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं और भी जोड़ दूं, एंड it is a main part of a sentence,
ठीक है भैया, देखें ये अपने आप में कंप्लीट डिफिनीशन है किसका, वर्ब का। देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये वर्ब क्या होते हैं, द वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं, एक्शन यानी कार्य दिखाते हैं, और वो कार्य किसके द्वारा होता है, एक सब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और इट इज अ मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और यह ना एक मुख्य भाग होता है एक वाक्य का। यानी हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट यूज अ सेंटेंस, वी कैन नॉट राइट और स्पीक अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, इसलिए मैंने कहा कि यह एक मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, क्योंकि बिना इसके हम किसी भी सेंटेंस को लिख नहीं सकते। यानी जब मैं एक वाक्य को लिखूंगा तो मुझे या तो मेन वर्ब उसमें लिखना पड़ेगा या फिर हेल्पिंग वर्ब। बिना इसके हम ना तो किसी वाक्य को लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने कहा कि यह एक वाक्य का मेन पार्ट होता है, यानी मुख्य भाग होता है। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं यहां पर एक वाक्य लिख दूं या मैं यहां पर एक शब्द लिख दूं मैंगो, ठीक है भाई, और मैंने आपसे कहा कि बताओ ये वर्ब है, तो आप कहोगे नहीं सर ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इससे किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है, बल्कि यह एक फल का नाम है। यानी यह एक फल का नाम है, तो इसीलिए यह क्या होगा, नाउन होगा, यह वर्ब नहीं है। ठीक है भाई, तो इस यानी कि वर्ब कैसे शब्द होते हैं, वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिनसे एक्शन होने को होता है, जिनसे एक्शन होना दिखता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं गो, अब जरा बताइए ये किसी का नाम है या फिर ये किसी कार्य को दिखा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो किसी कार्य को दिखा रहा है, और इससे कैसा कार्य हो रहा है, जाने का। ठीक है भाई, फिर मैंने कहा एक शब्द मैंने और भी लिख दिया ईट, ये नाम है या फिर किसी वर्ब को दिखा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो एक क्रिया को दिखा रहा है और इसका मतलब क्या होता है, खाना। ठीक है भाई, चल, यानी मैंने आपको ये बताया कि वह शब्द जो एक्शन को दिखाते हैं, तो बताइए जरा इसमें क्या मैंगो शब्द एक्शन दिखा रहा है, नहीं, ये तो किसी का नाम है। गो शब्द एक्शन दिखा रहा है और ईट शब्द क्या दिखा रहा है, एक्शन। यानी ये दोनों वर्ड हमारे क्या होंगे, वर्ब होंगे। ठीक है भाई, और रही बात दूसरे वाले सेंटेंस की, तो आप ट्राई कर लीजिए, आप दुनिया का कोई भी वाक्य जैसे ही लिखना चाहेंगे उसमें या तो हेल्पिंग वर्ब होगा और या तो मेन वर्ब। ठीक है भाई, अगर किसी ने आपसे पूछा कि बताइए 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके बिना आप एक वाक्य नहीं लिख सकते, तो आपका उत्तर होगा कि सर वर्ब, बिना वर्ब के हम किसी भी वाक्य को लिख नहीं सकते, या तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और या तो मेन वर्ब लगाएंगे। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने ये वाला लाइन लिखा है। चलें कुछ वर्ब के एग्जाम्पल मैं और भी दे दूं आपको। जैसे मैं बात कर लूं SLEEP, स्लीप, ये क्या है सर, ये भी एक वर्ब है, क्योंकि इससे कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य, सोने का कार्य हो रहा है। ठीक है भाई, सोना मतलब वो गोल्ड की बात नहीं है, ये क्रिया की बात हो रही है। चलें और भी वर्ड ले लें, मैंने एक वर्ड ले लिया CUT, कट। कट का मतलब होता है काटना। ठीक है भाई, और ये भी क्या है, वर्ब है। यानी जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे तो
उसमें अगर ऐसे शब्द दिए रहेंगे जो किसी के नाम होंगे वो नाउन होगा, और वहीं ऐसा भी दिखेगा कि नाम को हटाकर उसकी जगह पर छोटे छोटे शब्द दिखेंगे तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और अगर उसी इंग्लिश वाले वाक्य में ऐसे शब्द दिख रहे हैं जिनसे कार्य होने की बात होती है, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है भाई, चल अब एक चीज और भी देखेंगे, आप जरा देखिए गौर से, तो ये जो वर्ब है ये मुझे दो प्रकार के लगते हैं। जैसे इसमें मुझे एक ऐसा वर्ब दिख रहा है जिसको करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसमें ऐसे भी शब्द हैं जिनको उस क्रिया को करने के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसे जाने के लिए गो है हमारा, अब कहीं पर जाना है मुझे तो मुझे किसी चीज की नीड नहीं है, बस मैं इमीडिएटली यहां से जाने का काम शुरू कर सकता हूं। ठीक है भाई। एक वर्ड है स्लीप, सोना, ये सोने के लिए भी मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अगर यही चाहूं तो मैं अभी यहीं पर सो सकता हूं। ठीक है भाई। लेकिन यहां पर जो वर्ड है ईट, जिसका मतलब होता है खाना, क्या आप इस क्रिया को करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ना ना ना, अगर ये क्रिया और ये क्रिया है, अगर आप ये दोनों करना चाहते हैं तो किसी दूसरे चीज की आवश्यकता हमें जरूर पड़ेगी। जैसे मैं सोने जा रहा हूं तो भाई मैं सो सकता हूं। ठीक है भाई। मैं जाना चाहता हूं तो मैं जा सकता हूं, लेकिन अगर मुझे खाने वाला काम करना है तो मेरे सामने किसी दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मुझे खाने वाली कोई चीज मिलेगी तभी तो मैं खा पाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना कि अपने आप ऐसे ऐसे मैं करते हुए चलूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जी लग रहा है कि पागल हो चुके हैं। ठीक है भाई, चले। और कट है, अगर मुझे कोई कट वाला क्रिया करना है यानी काटना है मुझे कुछ है, तो जाहिर सी बात है मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इस दुनिया में जो कार्य हैं वो दो प्रकार के हैं, एक को करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और दूसरे कार्य को करने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा बात कर लूं, तो मैंने वर्ब को दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला जो हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है भाई, पढ़े होंगे। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा मैं बात कर लूं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है भाई, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चले भाई, या ऐसे में बात कर लूं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है भाई। मैंने कहा कि जो वर्ब होते हैं इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कि मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, यानी ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, यानी बाहरी कोई ना कोई चीज चाहिए। जैसे मैं लिख दूं, चले भाई, जैसे मैं लिख दूं राइट, लिखना। ठीक है भाई, बताओ जरा, क्या आप ऐसे लिख सकते हो? ना ना, बाहर से किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पेन की मुझे आवश्यकता
पड़ेगी। तो जो लिखना शब्द है ये आप कहोगे कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि सकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, चलें मैं और भी वर्ड को लिख देता हूं। रीड, ठीक है भाई, पढ़ना। अब हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे भाई, क्या ऐसे खड़े हैं बस ऐसे अचानक किसी चीज को पढ़ने लग जाएंगे क्या, ना ना, मुझे एक बाहरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी और जिसका नाम है बुक। यानी जब मुझे कहीं बुक मिलेगा तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा। यानी पढ़ना भी शब्द क्या है, रीड शब्द क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी बोले तो सकर्मक क्रिया। चले भाई, एक और भी मैं लिख दे रहा हूं, ईट। आपको समझा चुका हूं कि ईट का मतलब होता है खाना, और खाने में, खाने के लिए हमें किसी दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ेगी तभी हम खा पाएंगे। चले, अब मैं बात करूं अकर्मक का। जैसे अकर्मक का है स्लीप, ठीक है भाई, सोना। सोने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं पड़ता, बस हम ऐसे क्या हो जाएगा, सोना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, और भी बात कर लें। लॉफ, LAUGH, लॉफ का मतलब होता है हंसना। ये भी हमारा कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी बात करें तो अकर्मक क्रिया। चलें और भी किसी वर्ब की बात कर लें। स्लीप हो गया हमारा, और लाफ हो गया। ठीक है भाई, एक और भी वर्ड लिख लें, सी। सी का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है भाई, यानी कि हमने वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसिटिव यानी सकर्मक क्रिया और एक इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया। घबराना नहीं है, ये जो हमारा वर्ब चैप्टर है ये करीब हम आपको 2 महीने से अबव ही पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं इसको काफी विस्तार से पढ़ाऊंगा तो एक एक छोटी छोटी बातों पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मुझे पता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर सोने के लिए बिस्तर की तो आवश्यकता पड़ती है, या हंसने के लिए किसी जोक या कॉमेडी की आवश्यकता पड़ती है। मुझे पता है ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। जब मैं टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन या पूरा ग्रामर जब मैं पढ़ा चुकूंगा उसके बाद मैं फिर से इन पार्ट ऑफ स्पीच को, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर 2-2 महीने, 3-3 महीने में आपको हर छोटे बड़े पहलू पे बात करूंगा। ठीक है भाई, चलो हो गया। चलें, हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए मैं यहां पर इसको, चलिए मैं पेज को ही पलट दे रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर एडवर्ब क्यों नहीं पढ़ाएं, वो भी पढ़ाएंगे। पहले मैं आपको क्या पढ़ा दूं, एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ऑर्डर का ध्यान रखोगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। चले भैया देखिए, ये एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए the word that adds something, देखिए ध्यान से, मैंने कहा द वर्ड दैट एड्स समथिंग
टू नाउन आर प्रोनाउन, यानी कि वह शब्द जो कुछ जोड़ दे किसमें, नाउन या प्रोनाउन में। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो वो ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ देते हैं कुछ है, यानी विशेषता बताते हैं किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये क्या करते हैं, कुछ विशेषता बतलाते हैं, या विशेषता बतलाने को क्या कहते हैं, उन शब्दों में हम कुछ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, चलो देखे जैसे कैसे, जैसे मैंने कहा लिखा है ही इज ए बॉय, ही इज अ बॉय, लिख दिया मैंने। अब आप देखेंगे ये बॉय शब्द क्या है भाई, ये बॉय शब्द क्या है, नाम है किसका भाई, एक मेल होते हैं और उम्र में अभी छोटे होते हैं, तो ऐसे एक व्यक्ति होता है जिसको हम नाम रखे हैं बॉय। ठीक है भाई, तो ये जो नेम होगा, तो यानी बॉय शब्द क्या है, नाउन है। ठीक है भाई, अब इसका अर्थ देखें, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, बिल्कुल अभी इसमें एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है। अब मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, अब यहां एन भी करना पड़ेगा, और मैंने लिख दिया ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि बॉय शब्द नाउन था, इसमें मैंने कुछ और भी जोड़ दिया, यानी इसको मैंने और भी एक शब्द से क्वालिफाई करा दिया, और जो नाउन में जुड़े या जो नाउन को क्वालिफाई करें, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा वर्ड होगा, एडजेक्टिव। समझ चुके होंगे आप, ये हमारा कौन सा वर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा। चलें, जैसे अगला मैं एक वाक्य ले लूं, चलिए यहां लिख देता हूं, यू आर, ठीक है भाई, इसका मतलब तुम हो। अब ये हमारा प्रोनाउन है, इसके बारे में हम कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, प्रोनाउन में हम कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं, प्रोनाउन की हम विशेषता बतलाना चाह रहे हैं, इस प्रोनाउन को हम क्वालिफाई कराना चाह रहे हैं, किससे, यू आर ब्रेव, मैंने यहां एक वर्ड लिख दिया ब्रेव। अब बताना जरा, यानी नाउन प्रोनाउन तो था, इसको मैंने क्वालिफाई करा दिया, या इसमें मैंने कुछ और भी जोड़ दिया, यानी क्या जोड़ दिया, मैंने इसमें ये शब्द जोड़ दिया ब्रेव। और यानी नाउन या प्रोनाउन में जो अगर कोई शब्द जुड़ेंगे और जुड़कर उसमें उसकी विशेषता बतला देंगे, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां ब्रेव भी आपका कौन सा पार्ट स्पीच होगा, एडजेक्टिव। ठीक है भाई, यहां ब्रेव भी आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चले और भी मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मैंने कहा सी इज अ गर्ल, लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है भाई, गर्ल शब्द क्या है, गर्ल शब्द नाउन है, गर्ल शब्द क्या है, नाउन है। ठीक है भाई, अब मैं अगर यहां पर एक वर्ड और भी लिख दूं, मैं ये लिख दूं सी इज आ, यहां पर मैं एक वर्ड और भी जोड़ दूं ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, तो बताना जरा, अब
वह एक लड़की है और इसमें एक शब्द और जुड़ गया और वो शब्द है ब्यूटीफुल। तो इस ब्यूटीफुल ने क्या किया, इस गर्ल के बारे में कुछ और भी बता दिया, यानी गर्ल में कुछ और भी जुड़ गया या गर्ल की और भी विशेषता बतला दी। तो इस ब्यूटीफुल शब्द को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है भाई, अब मैं आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, कि एडजेक्टिव क्या होता है। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, मैं ये केवल आपको हल्का सा एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूं। पूरा एडजेक्टिव चैप्टर हमारा 1 से 1.5 महीने बाद में चलेगा, जो एसएससी के लेवल का होगा, एनडीए के लेवल का होगा और जो भी बैंक में जाना चाहते हैं उनके भी लेवल का होगा। चले देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझा दूं। मैंने कहा एडजेक्टिव क्या होता है, वह शब्द जो कुछ जोड़ दें, किसके बारे में जोड़ दें या किसमें जोड़ दें, टू नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन में जो शब्द कुछ जुड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है भाई, या फिर ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएं, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए जैसे बॉय था, केवल नाउन था और जुड़ गया ऑनेस्ट। अब जब ऑनेस्ट जुड़ गया तो अब इस बॉय शब्द को क्वालिफाई कर दिया, इसमें जुड़ गया, तो यह जुड़ा हुआ शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और यहां ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा और यहां पर ब्रेव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है भाई, अब आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलो चलो देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। मैं पेज को ही पलट दे रहा हूं। चलो, नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब हम लोग अभी एडवर्ब की बात नहीं करेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं प्रीपोजिशन का। चलो देखिए ध्यान से। चलिए, सबकी तरह मैं इसका भी डिफिनेशन लिख दूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊं। The word that shows mutual relation between two nouns, between two noun और प्रोनाउन। सिंपल सा मैंने डिफिनेशन बनाया है। द वर्ड दैट शोज म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू नाउन आर, यहां पर एस लगा दे, टू नाउन्स आर प्रोनाउंस। ठीक है भाई, मैंने कहा द वर्ड दैट शोज, यानी वह शब्द जो दिखाता है, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक। ठीक है भाई, पारस्परिक है और रिलेशन का मतलब होता है संबंध, यानी कि
वह शब्द यानी वह शब्द जो पारस्परिक संबंध को दिखाते हैं, किसके बीच पारस्परिक संबंध के, बिटवीन टू नाउन्स आर प्रोनाउंस, यानी दो संज्ञा सर्वनामों के बीच पारस्परिक संबंध को जो शब्द दर्शाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। चले भाई, और इसमें थोड़ा सा और जोड़ लीजिए क्योंकि मुझे अभी ये अधूरा लगता है। चलिए इसी में मैं जोड़ दे रहा हूं। एंड इट रिलेट्स टू नाउन, टू नाउन्स आर प्रोनाउंस। चले अब ये कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, मैंने कहा वह शब्द जो पारस्परिक संबंध को दिखाते हैं, किसके बीच में, दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में, एंड इट रिलेट्स टू नाउन्स आर प्रोनाउंस। और चलिए यहां पे एंड छूट गया है, हाँ, तो मैंने कहा एंड इट रिलेट्स, और यह रिलेट करता है टू नाउन्स आर प्रोनाउंस, यानी दो संज्ञा और सर्वनामों को क्या करता है, रिलेट करता है। चलिए मैं बातचीत कर ले रहा हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा है द बुक इज, चलो देखिए ध्यान से, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है भाई, नाम है, तो ये शब्द हमारा क्या है, नाउन है, बिल्कुल। और टेबल भी क्या है, नाम है, तो ये भी शब्द हमारा क्या है, नाउन है, बिल्कुल। चले भाई, हमारे ये दोनों शब्द क्या है, नाउन है। अब जरा इसको आप पढ़िए तो इसका अर्थ ये होगा द बुक इज द टेबल, यानी कि जो किताब है वो मेज है। ये कैसा अर्थ निकल रहा है, यानी इसमें अभी किसी चीज की कमी है। ठीक है भाई, किसकी कमी है, एक ऐसे शब्द की कमी है जो इन दोनों को रिलेट नहीं कर पा रहा है। एक ऐसे शब्द की नीड है यहां पर जो इन दोनों को हम बोले रिलेट नहीं कर पा रहा है, या फिर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो चलिए मैं एक छोटा सा वर्ड लगा दूं, यहां पर मैंने लगा दिया ऑन। अब देखिए इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो क्लियर हो गया, यानी द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है भाई, अब ये ऑन जो शब्द है ये क्या है, यही शब्द हमारा प्रीपोजिशन है, यानी कि इसी शब्द ने इन दोनों के पारस्परिक संबंध को स्थापित कर दिया कि भाई बुक कहां है, टेबल के नीचे नहीं है, टेबल के ऊपर है कि पर है कि कहां है। तो इस ऑन शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, चल हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये हमारा वर्ड है प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, आप लोग देख रहे हैं ये किससे टूटेगा, प्री प्लस पोजीशन। ठीक है भैया, नाम में ही सब छिपा होता है, प्री प्लस पोजीशन। यानी प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे और उनके पोजीशन को दिखा देते हैं। जैसे आपने देखा नाउन के पहले ये छोटा सा वर्ड आया और
इसने इन दोनों नाउन के पोजीशन को दिखा दिया कि भाई जो बुक है वो कहां है, मेज पर है। तो यही ऑन शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। चले भाई हल्का सा एक बार और भी देख लें। अगर मैं ऑन हटा के इसकी जगह पर मैं अंडर लगा दूं तो भाई पोजीशन चेंज हो गया, यानी इस छोटे से शब्द ने पोजीशन चेंज कर दिया। किसका पोजीशन, इन दोनों नाउन्स का। ठीक है भाई, अब बुक कहां चला गया, टेबल के नीचे चला गया। ठीक है भाई, और अगर मैं यहां एक वर्ड बिहाइंड लिख दूं तो ये भी प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसने भी इन दोनों नाउन के पोजीशन को क्या कर दिया, बदल दिया। अब बताइए जरा, किताब कहां गई, मेज के पीछे। तो यानी ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच पारस्परिक संबंध को दिखाते हैं, या एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करते हैं, या ऐसे शब्द जो एक नाउन के पहले आकर उसके पोजीशन को स्थापित कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है भाई, समझ चुके होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल और भी दे दूं प्रीपोजिशन का। चलिए देखेंगे ध्यान से। जैसे मैंने कहा आई एम यू। ठीक है भाई, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है भाई, अब यहां पर दो प्रोनाउन है। कौन कौन सा, यहां पर दो प्रोनाउन है। एक है हमारा आई प्रोनाउन। चलिए यहां पर हमारा एक कौन सा प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। और यहां पर यू हमारा क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। ठीक है भाई, बिल्कुल। जरा इस वाक्य को पढ़िए, आई एम यू, यानी कैसा अर्थ, मैं तुम हो, ये कैसा लग रहा है। यानी कि अभी ये यू और ये आई, इन दोनों का रिलेशन जो है अभी बैठ नहीं रहा है। यानी हम ये कह दें आई और यू का रिलेशन बैठ नहीं रहा है, इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन बन नहीं पा रहा है। ठीक है भाई, तो यहीं पर एक ऐसा शब्द होगा जो हनुमान जी की तरह उड़कर आएगा और इन दोनों के पोजीशन को या इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशन को स्थापित कर देगा। तो अब यहां पर उड़ता हुआ एक शब्द आया और वो शब्द है हमारा क्या, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है भाई, अब देखो वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यानी मैं आप लोगों के सामने हूं। ठीक है भाई, समझ गए। तो हमारा ये जो इन फ्रंट ऑफ वर्ड है, इसने क्या किया है, इस प्रोनाउन के पहले प्री मतलब पहले आया है और इनका पोजीशन क्या कर दिया है, बैठा दिया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यही शब्द हमारे क्या होंगे, प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, बिल्कुल। एक बार फिर से देख लें। मैंने कहा प्रीपोजिशन कैसे वर्ड होते हैं, और एक बार मैं आपको बता दूं, जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं ये भी प्रोनाउन की तरह छोटे छोटे होते हैं। ठीक है भाई, प्रोनाउन की तरह ये भी छोटे छोटे होते हैं, और ऐसा जानबूझकर बनाया ही गया है इनको छोटा छोटा। देखेंगे, मैंने कहा द वर्ड दैट शोज, यानी ऐसे शब्द जो पारस्परिक संबंध दिखा देते हैं, किसके बीच में, नाउन और दो नाउन के बीच में, या फिर दो प्रोनाउन के बीच में। और यह क्या करता है, नाउन्स और प्रोनाउन को रिलेट करता है। चलिए मैं उसका भी एक एग्जांपल करा दूं, रिलेट करने का। ठीक है भाई, चले प्रीपोजिशन को देखेंगे तो प्री प्लस पोजीशन, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के प्री यानी पहले आएंगे और एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ पोजीशन को बता देंगे,
जैसे यहां पर इस प्रोनाउन के पहले ये वर्ड आया है और इसका क्या बता दिया, पोजीशन, कि ये जो है ये सामने हैं, किसके सामने हैं, आपके। ठीक है भाई, और मैं एक एग्जांपल और भी कर दूं क्योंकि मैंने रिलेट वाला भी कराया है। चल, जैसे मैंने ये कहा आई एम गोइंग, ठीक है भाई, आई एम गोइंग, मैंने बोल दिया महिमा, ठीक है भाई। चल, मैंने लिख दिया आई एम गोइंग महिमा, ठीक है भाई। आई शब्द हमारा क्या है सर, ये प्रोनाउन है, बिल्कुल भाई सब समझ रहे होंगे। और महिमा शब्द क्या है, नाउन है, ये एक बच्ची का नाम है, तो ये शब्द क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है भाई, अब अर्थ जरा निकालिए, आई एम गोइंग महिमा, यानी कि इसका मतलब क्या, मैं महिमा जा रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा मन में आ रहा होगा कि महिमा है क्या, ठीक है भाई, यानी अभी इस वाक्य का जो अर्थ है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर भाई आई और ये वर्ड महिमा, ये दोनों रिलेट नहीं हो पा रहे हैं, ये दोनों अभी अच्छे से रिलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं यहां पर एक छोटा सा शब्द जोड़ूंगा और वो शब्द है हमारा क्या, टू। अब देखिए इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट हो गया, आई एम गोइंग टू महिमा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि मैं महिमा के पास जा रहा हूं। समझ गए होंगे, यानी कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो संबंध भी बताते हैं और दो नाउन या प्रोनाउन को एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो यहां पर टू भी आपका क्या होगा, टू भी यहां पर आपका होगा प्रीपोजिशन। ठीक है भैया, चलिए हम केवल यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में, और एक हमारा बचा है एडवर्ब के बारे में। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज कितने प्रकार के सेंटेंसों से मिलकर बना है। बस इतना ही हमारा बेसिक होगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी कराऊंगा और इसके साथ साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासें होंगी, और फिर मैं 9th से 12th तक का लिटरेचर वाले पार्ट की भी बात करूंगा। चलिए धन्यवाद, और मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग इस क्लास को काफी अच्छे से पढ़ें और भविष्य में आप अपने सपनों को साकार कर सकें।